गुफ्तगू जारी थी तो बीच में हमने एक लंच का वक्फा भी किया और एयर वाइस मार्शल साहब ने हमें पिज़्ज़ा खिलवाया, बड़ा अच्छा। लेकिन खैर अब गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सर ये बताइएगा कि आप नैब में आए, नैब में कब आए आप और इन्वेस्टिगेशन आपके सुपुर्द रही? मैं नैब के शामिल होने से पहले, नैब में शामिल होने से पहले 5 साल पहले रिटायर हो गया। जी उस दौरान में मैंने घर बनाया, ठीक है। एरो एशिया में 2.5 साल काम किया हाँ एज एडमिनिस्ट्रेटर जी। नॉर्दर्न कमांड with an office in Blue area. Then I was MD Bhuja Airline for 1 month. And then I was called by Chief of the Air Staff, who had worked under me अच्छा in operations. अच्छा, वो कौन साहब थे उस वक्त? Musaf Ali Mir. मुसफ़ अली मीर साहब, जो बाद में शहीद हुए। I was Assistant Chief of Air Staff Operations. And he was my director. He was Director Operations. By the way, I'm the only fighter pilot who has held the appointment of Assistant Chief of Air Staff Operations without commanding a fighter base. अच्छा अच्छा, ये आपकी एक प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन है। Yes. अच्छा There was a big objection to this appointment. But the people at the helm of affairs said that this fellow has been सर आप in the fighter flying उर्दू में रहे ताकि लोगों को समझने में भी आसानी। कि ये इंसान जो है इसने बहुत बड़े बड़े मार्के मारे हैं। इसने फ्लाइंग विंग, ओसी फ्लाइंग विंग सगोदा रहा है, ओसी CCS रहा है। वॉर में चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हकीमुल्लाह साहब थे, वो चीफ थे जब मैं ACSO लगा था। उन्होंने कहा मेरे स्क्वाड में थे, वॉर इन्होंने मेरे स्क्वाड में लड़ी है। तो इफ़ ही हैज़ कमांडेड ओसी फ्लाइंग फ्लाइंग विंग सगोदा का किया है, कॉम्बैट कमांडर स्कूल किया है, मिराज स्क्वाड में वार लड़ी है, तो अब और कौन सा। और उसके बाद बेस कमांड किया है, फैसल बेस, जिसमें 4,500 सिविलियन होते हैं और 4,500 वर्दी वाले होते हैं। इट इज़ एक यूनिक किस्म का बेस है जिस पर लोगों को संभालना और उसको चलाना और उसकी वर्कशॉपें जो एयरफोर्स की बनी है उनको चलाना, उसमें ही वॉज आउटस्टैंडिंग। तो अब इसको और क्या चाहिए। फ्लाइंग की तरफ भी बेहतरीन काम किया है और दूसरी तरफ भी कमांड भी अच्छी की है और कोर्सेज भी सारे किए हैं। स्टाफ कॉलेज भी किया हुआ है, एयर वॉर कॉलेज भी किया हुआ है, नेशनल डिफेंस कॉलेज भी किया हुआ है। एयर वॉर कॉलेज अमेरिका से करके है और इससे क्या करवाना चाहते हैं। अच्छा, तो सर नैब, हाँ जी, नैब में आ गया कैसे? नैब में मुसफ़ अली मीर साहब ने टेलीफोन किया कि 4 साल हो गए हैं आपको किसी ने नौकरी नहीं दी। 5 साल हाँ ना पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो जब आप रिटायर हुए थे ना उन्होंने दी आपको, ना दूसरे ने दी, तो आप नौकरी करना पसंद करेंगे? मैंने कहा जी अगर इस्लामाबाद में है तो बिल्कुल करूँगा। उन्होंने कहा सरकारी तनख्वाह मिलेगी। मैं कहा बिल्कुल मंजूर है, घर मेरा अपना है, एक बीवी है, बच्चे इधर नहीं रहते हैं, बीवी के पास रहूँगा, नौकरी पर जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें, फिर आप चेयरमैन नैब को टेलीफोन करें और उनसे पूछे कि कब आ रहे हैं। चेयरमैन नैब कौन थे? जनरल लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल। खालिद मकबूल। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आ चुके थे, हाँ जी, वो टेक ओवर कर चुके थे। नैब का ऑर्डिनेंस बन चुका था जिसमें आजकल आई ज्वाइंड इन 2001 और आपने 2001 में ज्वाइन किया। अच्छा, तो जब मैंने खालिद मकबूल साहब को टेलीफोन किया तो क्योंकि मेरी उनसे वाकफियत थी जब वो डिफेंस अटैची वाशिंगटन DC थे, हाँ तो उन्होंने कहा कि सर, मैंने कहा कि मैं कब आऊँ। उनका जी गाड़ी में भेज रहा हूँ, शलवार कमीज़ में आना है शलवार कमीज़ में आ जाए, कोई कपड़े चेंज करने तो चेंज करके आ जाए। अच्छा, यू आर ऑन ड्यूटी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक। मैंने कहा ठीक है। तो वो फिर गवर्नर पंजाब लग गए, फिर जनरल मुनीर हफीज़ आ गए। जनरल मुनीर हफीज़ के साथ भी थोड़ी वाकफियत थी। जब मैं NDC कर रहा था तो ये वॉर कोर्स कर रहे थे 1990 में, तो उस वक्त से थोड़ी वाकफियत थी। तीसरे जो चेयरमैन आए थे शाहिद अजीज़ साहब, उनके वालिद और मेरे वालिद
इकट्ठे आर्मी में थे। ठीक, तो शाहिद अजीज़ के साथ भी आपने काम किया। और शाहिद अजीज़ के जो ब्रदर इन लॉ हैं, ग्रुप कैप्टन सुलेमान नबी, वो मुझसे 6 महीने जूनियर थे एयरफोर्स में। अच्छा, तो सुलेमान नबी की वाइफ जो है वो शाहिद अजीज़ की बहन है। आई सी। तो उस तरफ से रिश्तेदारी भी एयरफोर्स के साथ ठीक है, उनकी बनती ठीक। है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप नैब में गए तो नैब में इन्वेस्टिगेशन का शोबा आपके सुपुर्द किया गया, ऐसा ही जी। हुआ था? डीजी इन्वेस्टिगेशन या? डीजी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग इसका नाम था, ठीक है। जो कि बाद में सिर्फ डीजी इन्वेस्टिगेशन रह गया। अच्छा सर, ये ज़रा अब यहाँ से ट्रिकी सिचुएशन शुरू हो जाती। आप डीजी इन्वेस्टिगेशन थे, गोया परवेज़ मुशर्रफ जो पॉलिटिकिंग करना चाह रहे थे नैब के ज़रिए, यू वर द मेन पर्सन? नो, द मेन persons were the chairman NAB and the DGs of the regional NABs. अच्छा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो आपके पास आती थी कि अच्छा Investigations- इसका बाजू मरोड़ो, इसको नहीं, यूं करो। इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस मैम मांगता था और इन्वेस्टिगेशन को फाइनलाइज मैं करवाता था। फिर जब वो वहाँ से उनके लॉयर्स को अप्रूव कर देते थे, वो हेडक्वार्टर में आता था। देन आई यूज टू पुट अप द इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स रिजल्ट्स इन द कॉन्फ्रेंस। देन इट वाज ट्रांसफर्ड टू द पीजीए ब्रांच। अच्छा, for मुस्लिम reference. लीग नून को तोड़ने में फिर आपने क्या किरदार उस जमाने में Nothing. किया? Muslim League Noon, Nawaz Sharif had already gone to Saudi Arabia. His cases had been locked up. अच्छा, यानी नवाज शरीफ के सारे केसेस बंद हो चुके थे? बंद नहीं, locked up in the store. अच्छा, जब वो Till बाहर the चले गए। return. Till his return from abroad. किसके ऑर्डर पे ये बंद की थी नवाज शरीफ के खिलाफ तफ्तीश? वो एग्रीमेंट कोई हुआ था ना उनका, अच्छा, नवाज शरीफ के जाने का जो एग्रीमेंट हुआ था, इन हिज एब्सेंस तो नहीं प्रोसीड कर सकते थे ना। तो ही वाज सपोज टू गो आउट टू सऊदी अरेबिया ठीक। अंडर सम एग्रीमेंट। तो आसिफ अली जरदारी को तो आप लोगों ने पकड़ा हुआ था? उनके केसेस चल रहे थे, इंक्वायरीज नहीं चल रही थी, ना इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अच्छा, They had been completed. The cases had been transferred to the legal wing and filed in the courts. और उस वक्त लीगल विंग कौन चला रहा था? पहले होते थे एक बशीर साहब, अच्छा, फिर उसके बाद इरफान कादर थे, इरफान कादिर जी। उससे पहले भी एक पीजीए थे, लेकिन वो इरफान कादिर साहब जरदारी साहब के केसेस को लुक आफ्टर कर रहे थे, नहीं ये चला रहे थे? सारे केसेस इरफान कादर ही करते थे, अच्छा, रेफरेंस स्टेज पर, नॉट इंक्वायरी स्टेज पर या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर। ठीक। As a matter of fact, we used to have heated arguments with इरफान कादर। जब इन्वेस्टिगेशंस आती थी फाइनलाइज होके, मैं प्रेजेंटेशन देता था, फिर वो उसके रेफरेंस बनते थे, तो उसमें से बहुत सारे नक्स निकाले जाते थे। तो मैं उनको कहता था कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है रीजनल नैब में, आप अपने वकीलों को कहें कि वो चेक किया करें ये चीज़ें। जब इधर आ जाता है तो मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, आपके वकील चेक करते हैं, फिर रेफरेंस बनता है, फिर पुटअप होता है, तो उस वक्त आप कहते हैं कि ये ख़राब है। हाँ, मैंने कहा जी ये जो लोग हैं ये घर से इन्वेस्टिगेटर नहीं बन के आए हैं, ये घर से केसेस करप्शन के नहीं करते हुए आए, या सिविल में करप्शन के केसेस में माहिर नहीं है। आउटसाइड इन द सोसाइटी ठीक है, कोई होता होगा, लेकिन इधर नैब में तो इनका कोई तजर्बा नहीं है। तो आप हैं और बाकी डिप्टी पीजीएस हैं सारे नैब्स में, रीजनल नैब्स में, उनको बताएं, उनको सिखाएं, अपने लॉयर्स को सिखाएं, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स तो को। इरफान कादिर साहब जो थे वो पीपल्स पार्टी के केसेस चला रहे थे? सब केसेस वही, सब cases वो ही चला वाज द रहे थे। बॉस हाँ। ऑफ द लीगल। अच्छा सर, तो उस ज़माने में फिर जरदारी साहब पे तो आपने, उनकी तो मुश्किलें कसी हुई थी ना? नहीं, वो सारे केसेस पुराने थे मेरे ज़माने में। ये सारे जो नवाज शरीफ के थे वो जरदारी साहब ने बनाए थे, अच्छा, और जो जरदारी साहब के केसेस थे वो नवाज शरीफ ने बनाए थे। अच्छा, और ये 99 में जो पहले होता था एक एहतसाब का कमीशन, जी, जिसमें एहतसाबुर रहमान जी, एहतसाबुर रहमान साहब जी, जो जी, थे, जी, ये उनकी सारे केसेस सारी फाइलें उठा के उन्होंने चोरी की भी और भैंस चोरी की भी सारा कुछ वो नैब भेज दिया था। अच्छा, ऑल्दो
वी वर नॉट कंसर्न विद दोज केसेस, किसी ने बहन चोरी की है या किसी का गधा चोरी कर लिया, या डिप्टी कमिश्नर ने कार ज़्यादा इस्तेमाल कर ली है, या वाटर बाउजर इस्तेमाल कर लिया, ये सारे केसेस न्याय में आ गए थे। अच्छा, हाँ, ये कि वाटर बाउजर्स वाला क्या केस था? वाटर बाउजर का ये केस था कि गिलगित में जो फायर ब्रिगेड का वाटर बाउजर है, हाँ। वो डिप्टी कमिश्नर के घर पानी देता है। अच्छा, ये केस भी नैब में था, जो यानी आपको विरासत में मिला था? हाँ, क्योंकि वो फायर टेंडर का जो वाटर बाउजर है, इट इज़ नॉट सपोज टू बी यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई टू द रेजिडेंसी। लेकिन मैं फिर बाद में मैं लोगों को जब समझाया कि इस तरह के केस नहीं बनाने हैं, जो डिप्टी कमिश्नर की बेगम अगर असिस्टेंट कमिश्नर को टेलीफोन करती है या किसी को करती है कि भाई घर में पानी नहीं है, हाँ, तो वो बंदा आगे से ये तो नहीं कहा कि वाटर बाउजर तो वो फायर टेंडर का है, तो वो कानूनन इजाज़त नहीं है, तो वो तो पानी भेजेगा। हाँ, ठीक बात है। ठीक है नहीं? हाँ। और डिप्टी कमिश्नर की जीप अगर ज़्यादा चल गई है, तो पाकिस्तान पूरा उसको टेलीफोन करता है कि मैं आ रहा हूँ, गाड़ी एयरपोर्ट भेज देना, और एक रेस्ट हाउस में कमरा देना। हाँ, तो वो जीप चलती है, ठीक तो बात उसको आप कैसे हाँ, कह सकते हैं कि उसने जी 400 किलोमीटर जीप ज़्यादा ज़्यादा चल चला। गई। अच्छा, खैर, जरदारी साहब के केस की सुनाए। उस जब रेफरेंस उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन में था और केस चल रहा था, तो जरदारी साहब का रवैया कैसा था? जरदारी साहब का रवैया बहुत अच्छा होता था। अच्छा, बहुत कुबड़े होके, बीमार होके, कमज़ोर दिखाते हुए अपने आप, बीमार थे? पता नहीं क्या थे, लेकिन कोर्ट में जब जाते थे तो छड़ी पकड़ी होती थी, अच्छा, और जैसे कोई 80 साल का बूढ़ा होता है, इस तरह वो उतरते थे अपनी गाड़ी में से, कोर्ट अटेंड करते थे, और बाहर निकल के छड़ी एक तरफ, और जरदारी साहब जवान होके जेलों में बैठ के चले जाते थे। अच्छा, बाकी केसेस का पाकिस्तान में ये एक बहुत अजीबो-गरीब किस्म की कहानी है। क्यों? केसेस ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें कि ना कोर्ट ने फैसला करना होता है, ना जो अक्यूज होता है वो कोई फैसला करवाना चाहता है, ना कोई प्रोसिक्यूटर जो है वो फैसला करवाना चाहता है। तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। ये बताइएगा कि जब आपने शायद जनरल शाहिद अजीज़ का नाम लिया, उनके साथ आपने काम किया, वो चेयरमैन थे, उन्होंने तो अपनी किताब में जो लिखा है कि उन्हें मरोड़ने की कोशिश की जा रही थी शाहिद अजीज़ साहब को, कि आप ये काम करें, आप इसको यूं कर दें और इसको यूं कर दें। अनफॉर्चुनेटली मेरा दफ्तर जो है 4.5 साल, हाँ, मेरे दफ्तर के पास कभी कोई ऐसी सिफारिश नहीं आई थी, और ना मैं मानता था। चेयरमैन पे प्रेशर था? कभी उन्होंने आपसे बात की हो? कभी नहीं। अच्छा, चेयरमैन को जो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में बताता था या फाइल पर लिखता था, वो चेयरमैन कबूल करता था, और खुशी से कबूल करता था। उसकी मैं आपको उसका सबूत देता हूँ। जब मैं गया तो जनरल उस्मान शाह डिप्टी चेयरमैन थे, उनकी रिटायरमेंट हो गई 6 महीने 8 महीने के बाद। उसके बाद चेयरमैन ने डिप्टी चेयरमैन को नहीं लगाया। अच्छा, फॉर 3 years आई यूज्ड टू बिकम एक्टिंग चेयरमैन, ठीक है। because he told me that when I send you a file, I get the reply back within 30 minutes. When I send a file to deputy chairman, it comes back after 30 days. So I don't need a chairman, deputy chairman. ठीक है, मेरे पास एक्टिंग चेयरमैन के कागजात भी, डॉक्यूमेंट्स भी हैं। जब भी मैंने किया तो वो एक सरकारी नोटिस निकल। खालिद मकबूल साहब का दौर वो था कि जब बन रही थी PMLQ बनानी थी, फिर पैट्रियट बनानी थी, या एज अ मैटर फैक्ट मेरे विंग का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, वो रीजनल नैब्स का ताल्लुक होता था। मेरे पास बनी बनाई इंक्वायरी या ये रिकमेंडेशन आती है कि इंक्वायरी को हमने इन्वेस्टिगेशन में बदली करना है, तो जो रीजनल नैब का डीजी उसकी ताकत से बाहर है, चेयरमैन की अप्रूवल चाहिए। ठीक है। तो नैब फिर इतना बदनाम क्यों? आपकी बातें सुन के तो लग रहा है कि नैब एक बिल्कुल ऐसा इदारा था जहां तमाम लोग बिल्कुल 100 मसलात के पाबंद, नेक परवीने थी। हमारा काम होता था टू कीप एन आई ऑन द प्रोग्रेस इन द रीजनल नैब्स, एंड व्हेनेवर आस्क्ड मेक अ केस।
मैं ज़रा हाथ बढ़ा के पकड़ लूँ, मेक अ Sir. केस फॉर प्ली बार्गेन जी, या अरेस्ट वारंट, दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्डरिंग अ प्रोब, रीजनल नैब्स वाले ग्रेड 17 एंड बिलो वो कर लेते थे, ग्रेड 16 तक, लेकिन ग्रेड 17 एंड अबव चेयरमैन की अप्रूवल लेनी पड़ती। लेकिन सर फिर आप मतलब नैब में कोई पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही थी, नैब इतना अच्छा मेरे इदारा था। महकमे में कुछ नहीं हो रहा था। भाई ये फिर लोगों को जो तोड़ा मरोड़ा जा रहा था वो क्यों फिर वो रीजनल शिकवा नैब्स क्यों में होता था, चेयरमैन को पता था और किसी को नहीं पता था। अच्छा, यानी चेयरमैन किया करते थे इन्वेस्टिगेशन। करते हों या नहीं करते, दैट आई डोंट नो। अच्छा, मेरे सामने कभी ऐसी बात नहीं हुई थी। और फिर वो जो मामला हुआ कि वो एसेट रिकवरी आपने करने के लिए एक इंग्लैंड के एक वो ईरानी निजाद दो कंपनीज थी, जी, दो कंपनीज थी बाहर की, उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ था पहले का, जो पहला था ना चेयरमैन अमजद, अमजद साहब, जनरल अमजद साहब, उन्होंने किया हुआ था। अच्छा और फारूक आदम वाज द पीजीए एट दैट टाइम। ठीक है। लेकिन वो फिर आपके साथ ही तो चलता रहा, फिर आप लोगों ने ही मना कर दिया उन्हें कि नहीं हमें नहीं चाहिए। मेरे बैंक का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो ओवरसीज सेल जो था ना, वो करते थे डील, अच्छा और उसकी इंचार्ज होती थी मदीना, मिस मदीना। अच्छा, वो कहाँ से थी? वो कोई ग्रेड 22 के ऑफिसर थे, रिटायर्ड, उनकी बेटी थी। अच्छा उसका भाई भी मेरा ख्याल है हीरो है फिल्मों का। अच्छा, तो वो फिर वो करती थी बाहर का काम। ही वॉज अ लॉयर। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो आपका जब नैब में 4.5 साल रहे आप, तकरीबन 2005 तक, इस अरसे में ही तो सारा काम हुआ, पॉलिटिक्स हुई और नैब के नाम पे हुई। मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, मेरा काम था नैब के सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाना, वेलफेयर के, कैसे रिपोर्टें लिखी जाएंगी, किसको इनाम दिया जाएगा। जनाब रीजनल नैब्स के जितने काम होते थे कि इंक्वायरी कंप्लीट होगी, आप चेक कर लें, इधर आगे वेटिंग होती थी, चेयरमैन को दिखाते थे, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ ऑल नैब्स, वो मेरा काम था। तो पैट्रियट्स बनाने के लिए भी तो ये सारा वो काम जो है हुआ ना, था। जो इन्वेस्टिगेशन विंग या इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर विंग का, उसका कोई काम नहीं। आपको तो नीचे से आता था ना। जो करते थे वो आता था। तो फिर आप लोगों को बुला के उन्हें कहते थे कि आप चलें भाई, ये आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन आ गई है, अब आप परवेज़ मुशर्रफ का साथ दें वरना। नहीं, हम नहीं कहते थे। अच्छा, नहीं, हम नहीं कहते थे। हम तो अगर केस बनता था तो केस बनाते थे, और वो पीजीए ब्रांच में चले जाता था रेफरेंस बनने के लिए। अच्छा, ये काम फिर पीजीए करता था उस वक्त का, या नहीं, चेयरमैन नहीं, ज़ाती जो तौर पे वो करता? पहले हो चुका होता था जो कुछ। अच्छा। ये तो सबूतों के साथ आता था ना। ठीक है। हम तो ये थे अपने इन्वेस्टिगेटर्स से जो मेरे पास थे, उनसे पूछते थे कि ये सबूत वगैरह जो है ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि पटवारी से जो फर्द बनाने के, जिसके 10 मरबे इसने ज़मीन पिछले साल खरीदी है, पहले उससे पहले ये चपरासी का बेटा था, हैं जी, तो ये जरदारी साहब का कोई नौकर होगा फिर। आपने मलिक रियाज के खिलाफ भी तो इन्वेस्टिगेशन की थी। मैंने बैरियर टाउन वाले। छोटी सी एक इंक्वायरी की थी माई सेल्फ। आई वॉज टोल्ड बाई द चेयरमैन कि आप जाएं और चेक करें। किसने कहा था आपको? चेयरमैन मुनीर हफीज़ ने, अच्छा, कि आप जाएं और चेक करके आएँ कि ये क्या कर रहा है। क्या मतलब, क्यों उनके पास किसी ने कहा था उन्हें? अखबारों में भी आया था अच्छा, कि ये बैरियर टाउन ने बहुत सारी ज़मीन सीडीए की और महकमा जंगलात की घेर ली है, कब्जा कर ली है। दूसरा, ये इतने पैसे बना रहा है, इतने पैसे बना रहा है कि ये भाग जाएगा पैसे लेकर। अच्छा, तो मैं गया, फेज़ 1 से लेकर फेज़ 9 तक मैं एक जो 4 व्हीलर होता है उसके ऊपर बैठ के गया, वो लोग लेकर गए मुझे। और फेज़ 9 की बाउंड्री जहाँ है, जहाँ पर उसने एक एक कमरे का गार्ड के लिए मकान बनाया हुआ था, और उसके बाहर लिखा हुआ था बैरियर टाउन, टू इंडिकेट कि ये हद है बैरियर टाउन की। ये भी दिखाया कि वो उस गार्ड को खाना कैसे पहुँचता है, नाश्ता कैसे यानी जाता आपको है। बैरियर टाउन वालों ने कहा कि आए हम आपको लेके चलते हैं? नहीं, मैंने उनको कहा, अच्छा, मैं आपने- देखना चाहता हूँ। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बैरियर टाउन फेज़ 1 दिखाया, क्लब दिखाया, फायर ब्रिगेड दिखाया, सारी सड़कें दिखाई, जो जिस जगह पेवर्स बन रहे थे, जिस जगह पाइपलाइंस बन रही थी, जिस जगह गटरों के ढकने बन रहे थे, जहाँ मशीनरी लगी हुई थी लेवलिंग की, सारी मशीनरी दिखाई, एवरीथिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग।
आई स्पेंट अ डे विद देम। ठीक है। आई केम बैक टू द फाइनेंशियल्स चेयरमैन। भी चेक किए हैं? आपने? उनके फाइनेंशियल्स भी चेक किए? नहीं अच्छा, फाइनेंशियल्स आपने नहीं चेक किए? नहीं, आई केम बैक एंड रिपोर्टेड टू द चेयरमैन हाँ। कि जो काम हो रहा है वो DHA से बेहतर हो रहा है। अच्छा, ये आपने जनरल मुनीर को बताया? जी। अच्छा, तो DHA जो इधर वाली थी ना, फेज़ 1 उनकी बनी हुई थी, मैंने वो भी देखी थी। मैंने कहा जो उससे बेहतर काम हो रहा है। अच्छा, बाकी जो कुछ काम वो कर रहा है उससे लगता है कि भागेगा नहीं, जितनी ज़मीन उसने खरीद ली है। अच्छा, नजायज़ कब्जा हर केस में उसका हाई कोर्ट का ऑर्डर उसकी फेवर में है, क्योंकि नो पटवारी एंड नो तहसीलदार विल मेक अ फर्द अगेंस्ट हिज विल। अच्छा, अब हाई कोर्ट के पास कौन सा डॉक्यूमेंट जाता है ज़मीन का, और वो शो करता है कि ये बैरियर टाउन का बॉर्डर है, ये CDA का नहीं है, तो मैं क्या कर सकता तो हूँ? पटवारियों और तहसीलदारों के बारे में आपने बताया कि ये पटवारी और तहसीलदार नहीं नहीं, पटवारी और तहसीलदार, मैंने कहा हाई कोर्ट के ऑर्डर्स उनकी उसके फेवर फेवर में, अच्छा, सारी ज़मीनों के केसेस के। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, तो मलिक रियाज साहब तो खुद एतराफ़ करते हैं इस बात का कि वो पहिए भी लगा देते हैं, वो लोगों पे इन्वेस्ट भी करते हैं। सारे पटवारी उसकी कमांड में थे। अच्छा, ये पता था आपको? हाँ, मुझे पता था, अच्छा, क्योंकि ये जो ज़मीनों का चक्कर है, हाँ ज़बरदस्ती कब्जा करना, हाँ। मुझे ये पता था कि इंडिविजुअल की ज़मीनों पर कब्जा उसे ज़बरदस्ती किया था। उनका सामान उठाया था, ट्रॉली में डाला था और गुजरगाह छोड़ कर आया था। अच्छा, ये ऐसे होता है कि आपने 100 कनाल में से 98 कनाल खरीद लिए हैं, 2 कनाल रह गए हैं। वो बंदा कहता है ये आप 5 लाख देते हैं कनाल के, मैं तो 5 करोड़ लूँगा। तो मलिक रियाज उसको 5 लाख के हिसाब से ब्रीफ केस पकड़ाता था, उसका सामान ट्रॉली में रखता था और जाके गुजर खान के आगे छोड़ आता था। हाँ, बिल्कुल सही तरीका, अच्छा, क्योंकि शाहीन ये जो फिजाइया कॉलोनी है इधर, आपने देखा होगा पुरानी एयरपोर्ट के इधर, यही हुआ था। कुछ लोग दुबई में थे, हाँ, कुछ लोग इंग्लैंड में थे, कुछ लोग और किसी मुल्क में थे। तो ज़मीन सारी खरीद ली थी, बीच में 10 मरले 5 मरले ये वो। जब वो आए तो कहते हैं जी हम तो 10 करोड़ लेंगे, और एयरफोर्स ने दिए उनको ज़्यादा पैसे, यानी 1 लाख रुपए ज़मीन जो खरीदनी थी वो नहीं थे इधर, उनको बताया गया, बुलाया गया। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा जी हम तो 50 लाख लेंगे ज़मीन, अच्छा, वो दिए। तो आई वॉज इन फेवर कि मैं खुद ज़मींदार, यानी कि मेरी काफ़ी ज़मीन रही है ज़िंदगी में, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन कल्टिवेटिंग एंड बिकमिंग अ फार्मर, क्योंकि मेरे वाले साहब थे, लेकिन वो ही ऑलवेज लॉस्ट मनी। जो लोग काम कर रहे होते थे ज़मीनों पर, वो रोते हुए आते थे कि मेजर साहब मर गए भूखे, अच्छा, पानी नहीं है, बकरी फौत हो गई है, भैंस दूध नहीं देती है, बच्चा बीमार है, 1000 रुपये दे दे। चलो मेजर साहब निकाल के दे। तो खैर इसका मतलब है आपके ख्याल में जो बैरियर टाउन था वो ठीक कर रहा था, तो आपने काम बहुत ठीक कर रहा था। अच्छा, बैरियर टाउन वाले कहते हैं कि हम तो, मतलब मलिक रियाज साहब ने ऑन रिकॉर्ड, उनका डिजिटल मीडिया पे भी है, टीवी पे भी कह चुके हैं कि ये बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, हम तो पहिए लगा देते हैं और फिर लोगों पे इन्वेस्ट भी करते हैं। तो इसका मतलब जब आपने ओके की रिपोर्ट दी होगी तो फिर आपके भी बैरियर टाउन में प्लॉट तो आ गए होंगे? मुझे प्लॉट्स मैंने ख़रीदे थे। अच्छा, मलिक साहब ने खुद नहीं दिए, आपकी खिदमत नहीं। में पेश नहीं किए? नहीं, अच्छा, मुझे आमदनी बहुत हो रही थी। आप, अच्छा, मेरे घर के ऊपर वाला हिस्सा एक फिलीपींस का या इंडोनेशिया का या मलेशिया का ऑफिसर NDC कर रहा था, उसने किराए पर ले लिया, बीवी थी उसकी, 20,000 रुपये का। ऊपर वाला हिस्सा खाली था। मेरा बेटा अमेरिका में था, बेटी अमेरिका में थी। फिर मेरे पास 3 गाड़ियाँ थी, बेगम के पास थी सुबारू, मेरे पास हायोंडाई थी और एक सरकारी टोयोटा करोला थी नैब की। ठीक है, तो उसने वो हायोंडाई जो है 20,000 रुपये किराए पर ले ली, ठीक है, किराया 20,000 दे दिया। फिर मेरी तनख्वाह थी जनाब सरकारी रेट पर हाँ, 4,000 हाउस रेंट और 13,000 या 14,000 तनख्वाह थी। ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा कि आप ग्रेड जिस स्टेप पर रिटायर हुए थे, जो ले रहे थे तनख्वाह, वो आपको मिलेगी। सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स री एम्प्लॉयड। मेरी तनख्वाह 13,000 से 30,000 हो गई। मेरा किराया 4,000 से 26,000 हो गया, क्योंकि घर रेक्विजिशन हो गया। ठीक, मेरे बिजली का आधा बिल नैब देता था, गैस का आधा बिल नैब देता था, टेलीफोन का बिल पूरा देता था, गाड़ी मेरे पास सरकारी थी। तो आपको तो गोया, उसमें ये हुआ कि जो फेज़ 9 थी ना, जिसके मैं वो देख के आया था, हाँ, गार्ड्स के क्वार्टर, वहाँ पर
मैंने पूछा कि इधर कितने का प्लॉट मिलता है। उसने कहा जी कि 3 या 4 साल की किस्तें हैं, हर किस्त 72,000 की होती है 3 महीने के बाद, तो 9 लाख इसकी कीमत है। तो फिर आपने प्लॉट सो आई बुक्ड 4 प्लॉट्स हाँ, इन फेज 9। तो आपको रियायत तो दी होगी बड़ी मलिक साहब ने? 9 लाख थे रियायत उसमें, सरकारी कीमत पर। आई मीन उसमें रियायत क्या देनी है? नहीं, आपने- या तो मैं फेज 1 में लेता ना। आपने मलिक साहब का इतना बड़ा काम कर दिया, उन्हें क्लियर नहीं, करा दिया नैब से। अगर नैब का शिकंजा उन पे आ आई जाता। हैड नो रिलेशनशिप विद हिम, आई नेवर मेट हिम। अच्छा हाँ, अच्छा, चलिए बड़ी उधर बात है। गया था, उनका वो डायरेक्टर लैंड था हाजी अमजद, हाँ, उसने मुझे रिसीव किया। मेरे जो पीए था या जो एडीसी था, उसने टेलीफोन किया उनको कि भाई साहब आना चाहते, देखना चाहते। उनका जी फलां बंदा इसका तैयार होगा फायर ब्रिगेड के पास, उधर आ जाएं। तो दफ्तर भी फायर ब्रिगेड के पास होता बाहर था। बाद में बैरियटॉन ने आपको नौकरी की ऑफर नहीं की? क्योंकि वो तो काफ़ी जो रिटायर्ड जनरल्स थे उनके पास नौकरी करते थे। नहीं, वो मुझे 1-2 दफ़ा इशारा मिला था और मैंने कहा भी था कि मैं कर लूँगा नौकरी आपके साथ। आपने कहा था? यानी कि मलिक रियाज ने कहा कि नौकरी करनी है। हाँ। मैं उसको कह रहा था कि यार 4.5 साल हो गए, सुबह को जाता हूँ, रात के 9 बजे आता हूँ, बीवी मेरी अकेली होती है, वो पागल हो चली है अच्छा, और मुझसे कोई पाकिस्तानी सीधा नहीं हुआ। हाँ, उसने कहा कि मेरे पास आ जाए आप। मलिक रियाज ने कहा? हाँ, काम जो भी। कैसे, डायरेक्ट कहा या मैंने कहलवा? डायरेक्ट कहा। अच्छा, एज ए मैटर फैक्ट, मैं उसका भाई फौत हो गया था, इधर रहते थे G6 में कि पता नहीं किधर, उधर गया था अफसोस करने। तो कहने लगे किधर है? नैब में ही। मैंने कहा छोड़ दी मैंने नौकरी। तब के कहते मेरे पास आ जाओ। अच्छा, बट आफ्टर दैट आई नेवर वेंट देयर। ठीक। मेरी बीवी ने कहा कि यार नौकरी तू सुबह तो लेके रात 9 बजे तक करता नहीं, मैं पागल हो गई हूँ बच्चे के बगैर। अच्छा, तो क्या पैसे तेरे पास आ गए हैं, 4-4.5 साल तू 1.5 लाख से ज़्यादा कमाता है। पेंशन भी आ रही थी, पेंशन भी आ रही थी, हाँ, किराया भी आ रहा था ऊपर वाले हिस्से का, गाड़ी का रेंट भी आ रहा था। ठीक। तो आई मीन फिर हाउस रेंट 26,000 हो गया था, 6,000 4,000 से, तनख्वाह 13,000 से 30,000 हो गई। ठीक है। अच्छा, यानी गोया आपको ज़रूरत नहीं पड़ी और मलिक साहब को आप पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई। लेकिन मुझे सारे चीज़ों का पता था कि ये कोई पटवारी मुफ्त काम नहीं करता, कोई तहसीलदार मुफ्त काम नहीं करता। मेरे पास ज़मीन जो थी दीपालपुर में 10 एकड़ थी, लीबिया से आया था मैंने, खरीदी थी साले के साथ। मुझे 2 मरबे ज़मीन अलॉट हुई थी मंडी यजमान में रिटायरमेंट पर। 12.5 एकड़ ज़मीन मुझे 17 बसारत की मिली थी। आपने नाम सुना होगा, अख्तराबाद का कभी नाम सुना है? वान राधा राम का नाम सुना है? नहीं। पत्तों की का नाम सुना अच्छा, है? पत्तों की। नाले का नाम जी, सुना जी, है? जी। उसके साथ एक बल्लो की से बड़ी नहर जाती है, अच्छा, जो कि नाले के पास से जाती है, अकाड़े के पास से जाती है, रसाईवाल के शहर के अंदर से जाती है। उसके किनारे पर 12.5 एकड़ ज़मीन, बड़ी नहर में से मौका डायरेक्ट। वाह, अच्छा, 17 बसारत की। फिर वालिद साहब मेरे लिए में 2 मरबे ज़मीन उनकी फौजी मिले थे, अपनी क्लेम की ज़मीनें उधर थी। आई सोल्ड ईच एंड एवरीथिंग। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन going to Mandi Yazban and Dipalpur and I sold everything. अच्छा। तो ये बताइए कि नैब, घर मैंने नैब से के जाने से पहले बना लिया था। अच्छा, ठीक है, ये वाला घर जहाँ हम बैठे हैं। सारी ज़मीनें बेच दी। मेरे पास एयरफोर्स के एक प्लॉट था, कंटोनमेंट बोर्ड का एक प्लॉट था, एयरफोर्स का जो फ़िज़ाइया है लाहौर में, आपने शायद जी, देखा हो। जी। फिर जो जहाँ पर आजकल बहुत खूबसूरत इलाका बन गया है, पहले तो मुगलपुरे के पास था, जी, ऐसे ढेर शेर पड़े होते थे। अच्छा, कंटोनमेंट बोर्ड जी, का जी, बिल्कुल। प्लॉट सरकारी मिलता था, वो मिला हुआ था। फिर जनाब अली अल्लाह आपका भला करे, ये जो अपनी DHA इस्लामाबाद है, जी, इसमें मेरा प्लॉट था। बेस कमांडर फैसल जब मैं था, मुझे DHA का कमर्शियल प्लॉट 100 गज का जमजमा में मिला था। अच्छा, अब्बास हल्टर को 200 गज का मिला था, फिर कानून चेंज हो गया, मुझे आई वॉज मेंबर ऑफ द कमेटी। तो अगर मैंने रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं लिया हुआ था पहले किसी DHA में, या कमर्शियल प्लॉट नहीं लिया हुआ था, तो आई कुड अप्लाई फॉर इट। आई गॉट अ प्लॉट इन जमजमा, जो कि मेजर जनरल न्याजी हिदायतुल्लाह न्याजी, जो बाद में चेयरमैन हाईवे भी रहे, उसने कहा सलीमुद्दीन ये मत बेचना कभी भी। एंड दैट वाज द फर्स्ट थिंग विच आई सोल्ड फॉर सेंडिंग माई
सन टू यूएसए। अच्छा, वैसे आपको लगता है, ऐसे बात दूसरी तरफ चली जाएगी, ये प्लॉट्स जो हैं, अब जितने भी हमारी डिफेंस सर्विसेज में काम करते हैं, प्लॉट्स अब कुछ उन पे थोड़ा सा लोग तनकीद करने लगे तनकीद ज़रूर करें। कि इस पॉलिसी पे कि इतनी ज़मीनें, इतने प्लॉट क्यों आखिर मिलने चाहिए किसी को। नहीं मिलने चाहिए, आप लेकिन- इससे एग्री करते हैं? लेकिन जो कुछ भी मिलता है, हाँ, ये आप क्या समझते हैं, आप पेंशन क्या चीज़ होती है? आई हैव पेड फॉर माई पेंशन। जी एग्जैक्टली। जब मैं तनख्वाह लेता हूँ, मुझे ये पता जी, चला, आपको छोटा सा- लीबिया में पता चला, जी। जब लीबिया में एम्बेसी से तनख्वाह मिली ना मुझे, उसके आगे लिखो पेंशन डिडक्शन। जी, पेंशन। मैंने कहा वो ये क्या? कहता है जी आपकी कंट्रीब्यूशन आपकी उधर भी कटती है। नोबडी नोज के जी पेंशन में, तनख्वाह में से पेंशन कटती है। अच्छा, बात ये है, मंडी जजमान में 50 फुट से ज़्यादा बड़े टीले थे। मेरे बाप को 2 मरबे मिले थे, 50 फुट से ज़्यादा टीले थे। और कहानी यही होती थी कि बकरी फौत हो गई है, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया है, बेटा बीमार हो गया है, मुझे सब कुछ पैसे दे जाओ। उस जगह और कोई ज़मीन नहीं लेता। जहाँ पे मिलती हैं। हाँ लेकिन प्लॉट तो प्लॉट ये अगर बनी हुई है, कानून बना हुआ है, उसके तहत मिलता है। अच्छा सर, ये अच्छा, बात ये है कि जब एक बंदे को आप तनख्वाह देते हैं, आपको पता है मैं एज पायलट ऑफ मेरी कितनी तनख्वाह थी? मेरी शादी पर सोने का क्या भाव था? 168 रुपीज़, 168 रुपये फी तोला। तो मेरी तनख्वाह थी एज पायलट ऑफिसर इन 1965, 825 रुपये। आई कुड बाई 6 तोलाज ऑफ गोल्ड। अब बात करें आप मेरे साथ। आज तो कोई भी नहीं 6 अब तोले मुझे करेगा। बात करें कि आप एक फाइटर पायलट को या एक स्पाई को जो बंदूक लेकर ग्लेशियर के ऊपर, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर खड़ा है, उसको क्या देंगे? क्या वैल्यू है उसकी? उस माँ से पूछो जिसका वो बेटा। वो तनख्वाह से बहुत बड़ा काम है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो तनख्वाह आप से वो बहुत बड़ा- अगर आप मुझे उस काम को देखिए, 2 मरबे देते हैं ज़मीन मंडी जजमान में, और वो जाके मैं हैरान परेशान। सलीम साहब, बात यह है कि देखिए, जब आप जहाज उड़ा रहे हैं, आप दरअसल एक मौत के मुंह में हैं। यानी कि दुश्मन ऑफ द किसी ग्राउंड, भी वक्त दुश्मन किसी भी वक्त आप पे हमला कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। जिस जहाज को आपने मार गिराया, उसकी जगह खुदा न खास्ता आप भी हो सकते थे। बेसिकली वो नौजवान जो हमारा सियाचिन पे खड़ा है, बेसिकली उसको पैसों में नहीं तोला जा सकता। ये बात अपनी जगह fact है। बेसिकली ये जो प्लॉट्स और डीएचए और ज़राई ज़मीनें सो कॉल्ड, ये मिलनी है, दिस इज़ इन ल्यू ऑफ योर एक्चुअल सैलरी, रियल सैलरी, जो कि आपकी होनी चाहिए। ठीक। क्योंकि आप जब ग्रेड 18 में रिटायर होते हैं डिप्टी सेक्रेटरी, तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड और ये मुल्क जो है, वो नहीं चाहता कि आप मोटरसाइकिल भी खरीदें। वो ये नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजें। वो ये नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों की शादियाँ करें। ग्रेड 18 का डिप्टी सेक्रेटरी तनख्वाह में कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ साइकिल ले सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि मुंह बंद करने के लिए ये दे दो, आप जो मर्जी कर दो। नैब में रहते हुए आपको क्या महसूस हुआ कि ज़्यादा करप्ट कौन है, जो हमारे सरकारी मुलाजिम है या सियासतदान? जिसको भी मौका मिलता है वो करप्ट है। बेशक वो चौकीदार है, बेशक वो पटवारी है, बेशक वो चीफ मिनिस्टर है, बेशक वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसको मौका मिलता है वो रगड़ देता बेशक वो सऊदी अरेबिया है। मैं आई कंसिडर सऊदी अरेबियन रूलर्स टू बी करप्ट। वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के तोहफे मुझे क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? बाप का पैसा है उनका। चलिए, किंगडम के अपने उसूल हैं। नहीं, किंगडम तो अपने नहीं, तौर पे असूल चीज़- गलत है। हाँ। वो भी पब्लिक बनी है ना। देखिए, किंगडम एक डिफरेंट नहीं, डिफरेंट फिलॉसफी है, डिफरेंट है। वो सब कुछ अमेरिका अलग में है। रूल है कि जी आप $200 से बड़ा तोहफा नहीं वो दे तो देखिए, डेमोक्रेसीज डिफरेंट अंदाज में चलती हैं, किंगडम डिफरेंट सकते। तो अंदाज में किंग को चलती बताए हैं। ना आपके जी, अच्छा। जनाब मेरा बड़ा गरीब मुल्क है, मैं ये तोहफे नहीं ले सकता हूँ। नहीं, या देखिए- फिर वो आप लाएं तोहफे, आप रखें, उनकी नीलामी करें प्रॉपरली, और जो तोहफे आपने वापस उनको करने जाते हुए, तो उसमें से खरीद के दें उनको। तो अब ये बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के कोई केसेस आपके पास नहीं आए, नहीं, कोई PMLN का कोई केस आपके पास नहीं आया। अच्छा, फिर ये बताएं, नैब के ऊपर इतने इल्जामात क्यों हैं कि नैब अब तो अमली तौर पे नैब खत्म हो चुका है ना? 96% केसेस पहले ही बने हुए थे।
नहीं लेकिन आप देखिए ये सारा हुदैबिया पेपर में जो कि मिस्टर इमरान खान से हुदैबा, जी भाई हुदैबिया नाम है, जी हुदैबिया था, हाँ वो पहले का बना हुआ था। इसाक डार ने पहले का 164 का बयान दिया हुआ था मेरे जाने से पहले। 164 का बयान आपको पता है, मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं बिल्कुल कि जी मैं कबूल करता हूँ अपने केसेस, एसेट्स का केस बंद करवाने के लिए। देयर वाज नो एक्टिव केस रेज्ड इन माई टेन्योर अगेंस्ट जरदारी या नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तो चला गया था मुल्क छोड़ के, उसके खिलाफ तो केस हमने बंद कर दिए थे, स्टोर में रख दिए थे, बस जब आएगा तो देखा जाएगा। तो आपके ख्याल में फिर नैब ऐसा क्या करता रहा है जिसकी वजह से साबिक वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नैब को बंद कर देना चाहिए, नैब और ये मुल्क साथ नहीं चल सकते। आप लोग नैब के उस ज़माने के नैब के ऊपर तो इल्ज़ाम था कि आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी वो कहते चेंज कर दो, ये अच्छा बंदा नहीं। आप जिस महकमे में भी होंगे किसी को काम आपका अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। तो नहीं, लेकिन मैं कसमन ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया, मेरे पास रियल केसेस आए और उस पर मैंने रियल जो ओपिनियन था मेरा दे दिया। अच्छा, तो अब ये बताइएगा कि फिर आखिर नैब इतना बदनाम क्यों है? मतलब आप लोग बिजनेसमैन भी अब खुल के कहते हैं जनाब आप पकड़ लेते हैं, बिजनेसमैन को बुलाते हैं, उनको कहते थे जहाँ जनाब पैसे निकालो। आप मुझे ये बताएं कि सदरुद्दीन गांधी का नाम सुना है कभी? सदरुद्दीन गांधी सुना सा नाम है जरा आप। वो साहब नारकोटिक्स लेके जा रहे थे जर्मनी में, एक बहन थी उसकी, एक बीवी थी साथ, तो बैग्स पकड़े गए। कब की बात है ये शायद 1956 की बात हो, 1956 या पता नहीं कब की बात हो। अच्छा, वो मेरे दफ्तर में आए थे, अच्छा, उनके ऊपर 50 करोड़ का कस्टम ड्यूटी पाम ऑयल का केस था। सदरुद्दीन गांधी पहले पकड़े गए तो फिर नहीं वो अलग बात है। अच्छा, वो ये मेरे पास जब आए हैं उनका केस था 50 करोड़ का कस्टम ड्यूटी नॉट पेड, ठीक है, ऑन द इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है, विद क्राइमेंस ऑफ कस्टम्स एंड ऑल दैट। तो उन्होंने पकड़ लिया, उनका ये बैग तो मेरे नहीं है, ये तो वो दो लेडीज खड़ी हैं उनका है। बहन का और बीवी को पकड़ा दिया, जेल में भिजवा दिया। अच्छा, नाउ यू कैन इमेजिन कि करप्ट माइंड क्या करता है। अच्छा, तो फिर खैर वो साहब आपके पास वो मेरे पास आया था कस्टम ड्यूटी का केस लेकर। अच्छा, फिर जनाब बैठा है, किताब दे दी मुझे कहता है पता है मैं पैन एम की फ़्लाइट कराची से बैठता था थर्सडे को, लास वेगस जाता था, सैटरडे संडे को मैं जुआ खेलता था, मेरे साथ शाह फरहान की बहन बैठी होती थी और फलानी प्रिंस कैली और ये और पता नहीं कौन प्रिंसेस कैली, ये बैठे होते। इतवार की रात को मैं पैन एम से बैठता था और वापस कराची आया। मैंने कहा भाजी वाह, सेठ साहब इम्प्रेस हूँ मैं आपसे। जी क्या तरीका है लास वेगस जाने का। लेकिन 50 करोड़ की कस्टम ड्यूटी, जनाब अली शिप आया है, टैंकर आया है, 5 करोड़ बनती है ड्यूटी, 2,20,000 लाख दे के ले जाएं आप रात को सामान, आप अपना ऑयल ऑफलोड। तो ऐसे तो नहीं फिर पैनम पे सफ़र किया जाता कि आप 2 दिन 50 करोड़ की कस्टम ड्यूटी पाकिस्तान की अगर नहीं मिलेगी और सिर्फ उसकी जगह आधा करोड़ मिलेगी तो कैसे चलेगा पाकिस्तान? अच्छा, आपको यानी आपको लगता था कि बिजनेसमैन भी काफ़ी। यार मैं आपको बताता हूँ, जिसको मौका मिलता है ना कोई नहीं छोड़ता। बिजनेसमैन हो, फौजी हो, नेवी का हो, पुलिस का हो, पटवारी हो, चपड़ासी हो, चौकीदार हो, जज का चपड़ासी नहीं लेता पैसे, उस कॉरिडोर में खड़े होने के पैसे लेते।